देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। मौजूदा हुकूमत या ज़ियाउल हक का दौर पीका ऑर्डिनेंस के तहत कौम की आवाज़ दबाने का फैसला किया। मुस्लिम लीग नून ने हर रैली में मईशत की बेहतरी के नारे लगाए हैं, मगर इजहार आज़ादी राय का क्या? सवाल ये है, क्या जमहूरी हुकूमतों में इसका हक आम आवाम को हासिल नहीं है? मारूफ एंकर पर्सन कहते काशिफ अब्बासी को ऑफर कर दिया गया है। इस हवाले से अब्सार आलम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सीरियस नोट, ये बात दुरुस्त है। काशिफ अब्बासी साहब ऑफर हो गए। मेरी उनके एक फैमिली मेंबर से बात हुई है। अच्छा। और उन्होंने कंफर्म किया है जुमेरात को जो उनका प्रोग्राम था ARY पे, उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं और दबाव आना शुरू हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप के तौर पे उनको ऑफर किया गया है। तहरीके इंसाफ इस वक्त मायूसी का शिकार है। पार्टी का नजरिया जैसे कहीं पीछे रह गया है। कोई कासिद खतूत लेकर कभी मशरक की जानिब भागता है तो कभी मगरिब की जानिब भागता है। सवाल यह कि ये खत क्यों लिखे जा रहे हैं। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। लिहाजा हम उनको कह रहे हैं, सो मेरी नजर में ये खत फौज और आर्मी चीफ को एम्बेरस करने के लिए खत लिखे जा रहे हैं। ये किसी बेहतरी के लिए नहीं है। और अगर बेहतरी और अपनी तकालीफ का जिक्र ही करना था तो फिर हुकूमत को कहते, मीडिया के जरिए बात कर लेते। PTI मुज़ाकरात को सियासी अमल बताकर आगे हाथ भी बढ़ाती है तो सड़कों पर निकलकर हाथ बुलंद भी करती है। पार्टी की लीडरशिप में इख्तिलाफात भी हैं तो सब मिलकर लीडर को अडियाला से आज़ाद भी करवाना चाहते हैं। हुकूमत को हिट करना है या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है, ये भी तहरीक इंसाफ ने ताहाल क्लियर नहीं किया है। फरवरी 2024 के इंतखाबात में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान को कामयाबी मिली, वोट भी मिले। पॉपुलर वोटों को PTI अपनी हमाकतों और आकबत ना अंदेशों के बाइस इलेक्टोरल वोटों में तब्दील नहीं कर सके, जिसका नतीजा ये निकला कि PTI अब भी सड़कों पर है। सवाल ये है कि आखिर कब तक सड़कों पर रहना है, क्या हासिल होगा इस तरह से? क्या तहरीक इंसाफ को लिखे खतूत के जवाब का भी बेसब्री से इंतजार है। तमाम मामलात में पीपल्स पार्टी का स्टैंड क्या है, फिलहाल समझ से बालातर है। भारतीय फिल्म का डायलॉग है कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, हम कहीं हैं तो वहाँ क्यों हैं। पीपल्स पार्टी के इस वक्त भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। इक़्तिदार के मजे लेने वाली पीपल्स पार्टी इख्तियारात का शिकवा भी कर रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा महमूद ने क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। अब मैं इसको क्या कहूँ कि कोशिश है या कोई ऐसा एलिमेंट्स हैं जो सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो वो इस वक्त चूँकि पीपल्स पार्टी तो ना हुकूमत में है, ना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कोई उनका हाथ है और ना ही कोई हम वजारतों में हैं। अब सवाल यह कि पीपल्स पार्टी का इस वक्त क्लियर स्टांस क्यों नहीं है, और साथ ही साथ क्या मुस्लिम लीग नून के साथ उनको ताहाल वही शिकायतें हैं जो ही दूसरी जाने। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हुकूमत धांधली की पैदावार है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चले जाना चाहिए। साथ ही साथ जहां वो ये कह रहे हैं वहीं पर एक मर्तबा फिर हम ये देख रहे हैं कि कराची वालों के लिए जो है वही बिजली के हवाले से खबरें आती रहती हैं और अफसोस होता रहता है। अब कब कब होगी बिजली या ज़्यादा होगी, ये भी बहुत अहम सवाल है। इसी सब पर बात करेंगे जी। और इंतहाई एक अहम इस वक्त बात जो कि गालिबन इस सब में रह गई और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि इस वक्त प्रेसिडेंट उर्दगान पाकिस्तान उनकी आमद, और उस हवाले से कल का पूरा दिन यहाँ बिजी रहेगा उनका। और ये एक अच्छी खुशाइन बात है, जहाँ कल भी मैंने आगाज़ इसी बात से किया था अपने प्रोग्राम का कि जो एक्टिविटीज़ हैं कुछ वो बहुत अच्छी हो रही हैं, जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उसके ऊपर हमें
कड़ी नज़र डालने की ज़रूरत है और उनको किस तरह हल किया जा सकता है, इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हैं PMNN से। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे, वेलकम टू द शो। सर, ये जो सबसे पहले मैं इस विजिट के हवाले से बात करूंगी, जैसे हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट उर्दगान का विजिट है, इंतहाई अहम विजिट है, आप इसको कैसे देखते हैं आलमी मंजरनामे पे? और जो इस वक्त इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, उनको आप कैसे देखते हैं? देखें, टर्की के साथ पाकिस्तान के बड़े हिस्टोरिक टाइज हैं, रिलीजियस टाइज हैं, कल्चरल है। और टर्की हमेशा पाकिस्तान का फ्रेंड रहा है। और पाकिस्तान बनने से भी पहले जो मुसलमान थे इस इलाके के, उन्होंने टर्की की मदद की थी, खिलाफत मूवमेंट में उनकी सपोर्ट की थी, जो वो कभी भी नहीं भूलते। टर्की एक बहुत ही मजबूत मुल्क है। ये एशिया और यूरोप के चौराहे पे है और इनका डिफेंस का भी, इनकी इकोनॉमी का भी, इनके टूरिज्म का भी, और देन उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स पाकिस्तान हमेशा, तो उनके विजिट हमेशा खुशाइंद होता है। उसमें जॉइंट वेंचर्स की बात होती है। और सेकेंडली, वेरी राइटली आपने कहा, देखें ग्लोबल एनवायरनमेंट्स चेंज हो रही हैं। अभी जो आपका वर्ल्ड ऑर्डर है वो फ्रैक्चर कर रहा है, ना ये यूनिपोलर है ना ये मल्टीपोलर है, ये ट्रांजिशन में है। ट्रेड वार शुरू है। और इसी तरह आप देखें कि मिडल ईस्ट के अंदर ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है, गाजा पे बयानात आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हमें जहां अपने मुल्क के अंदर के हालात को बेहतर करना है, वहां बैन अल-अक़वामी सतह पे एक ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट में, जहां दुनिया जो है वो बिल्कुल एक पुश बटन के ऊपर सारे मामलात सामने आ जाते हैं, डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में हम अलग नहीं रह सकते। बैन अल-अक़वामी सतह पे कुछ चीज़ हो, रीजनल हो, हर मुल्क को अफेक्ट करती है, तिजारत को अफेक्ट करती है, ऑयल की सप्लाई को अफेक्ट करती है। लेकिन अल्लाह का करम है, पाकिस्तान इज डूइंग इट्स बेस्ट। अभी इंटरनली आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेटर हुए हैं, प्लस आपके फॉरेन रिलेशंस में, जैसे आपने वेरी राइटली पॉइंट आउट किया कि आप हर तरफ अपने दोस्तों में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं, इन कनेक्शन है, खा वो फॉरेन मिनिस्टर की एक्टिविटीज हों या प्राइम मिनिस्टर की एक्टिविटीज हों। तो ये यहाँ जो मुल्क के अंदर ये न्यूसेंस वैल्यू है, खतूत लिखते हैं, क्रिएट करते हैं, धमकी देते हैं, नाफरमानी की वो होगी, कॉल होगी, ये सारे अभी चीजें आजमाई जा चुकी हैं। इनमें से इस गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। और आप ये देख लें कि अल्लाह के करम से ये चीजें, एक्टिविटी कुछ हद तक जारी रहेंगी, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान को आगे चलने पे नहीं जाएगा। और लास्ट जो चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स के अंदर भी है, ये काबिल अफसोस है। हमें ये जरूर सोल सर्चिंग करनी चाहिए, और इसमें से कोई जमात भी मुबर्रा नहीं है। देखिए आप, ये मरकज की जिम्मेदारी तो जरूर है कि ओवरऑल ये ना आए, लेकिन ये गवर्नेंस के और करप्शन के इश्यूज हैं। और ये एक सूबे में पीपल पार्टी की हुकूमत है, वो भी इससे मुबर्रा नहीं हो सकते। एक में खैबर पख्तूनख्वा की है, बलूचिस्तान में भी पीपल पार्टी है, इधर पंजाब की हुकूमत है। तो हमें सबको ये देखना होगा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजों को मिला के हमें सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि हमें तो अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करना है। लेकिन ये ज्यादातर करप्शन टॉप लेवल पे की बजाय ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर, और फिर ये मिसमैनेजमेंट एंड गवर्नेंस की जो इश्यूज हैं, इनको हमें हल करना है। तो इंशाल्लाह यू विल सी कि उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरी तरफ आप इस पर भी प्लीज़ रोशनी डालें। जैसे आगाज़ में मैंने कहा, पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से इस वक्त प्रोटेस्ट है, इस्लामाबाद में भी प्रोटेस्ट होने जा रहा है तमाम सहाफ़ी बरादरी का, और एक ग्रैंड प्रोटेस्ट होने जा रहा है पार्लियामेंट के सामने। और हम ये देख रहे हैं कि आमरीत के दौर में इस तरह के जो ऑर्डिनेंस हैं और इस तरह के करारदादें हैं वो लाई जाती हैं। एक जमहूरी दौर में पीका ऑर्डिनेंस का आना, ये कितना डैमेजिंग है जर्नलिज्म के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए एक माशरे में? देखें, ये बात समझने वाली है, जर्नलिज्म के लिए डैमेजिंग नहीं है। मसला ये है कि अगर इसका कोई गलत इस्तेमाल करे तो वो एक करप्ट प्रैक्टिस होगी। अगर कोई हाकम किसी कानून का सहारा लेके किसी बेगुनाह बंदे को अड़ेके लगाता है, आपने देखा नैब के ऑर्डिनेंस को भी गलत इस्तेमाल करते रहे। लेकिन अभी चेंज्ड ग्लोबल एनवायरनमेंट्स के अंदर, जहां मीडिया और सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, उसने एक
टोटली मतलब है ओवरवेलमिंगली वो एक स्ट्रेटेजिक वेपन हो गया है, यानी सोशल मीडिया हैज बीन वेपनाइज्ड। और उस सूरत के अंदर एज पार्ट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, जहां आपको ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, आपके जो मुख्तलिफ ये, और उसमें एक मीडिया वार और टेररिज्म अलग है, तो मीडिया वार में भी बाहर से नैरेटिव बनते हैं। हमारे तो साफी अल्लाह के करम से अपने तौर के ऊपर जो खबरें देते हैं वो ठीक है। कुछ लोग हैं यूट्यूबर्स जो बाहर बैठ के, बाहर हनूदो यहूद का पैसा लेके ऐसे नैरेटिव बनाते हैं जिसमें वो अटैक करता है हमारी बुनियादों पे। मसलन ये कि आर्म फोर्सेस की लीडरशिप, आर्म फोर्सेस के ऊपर उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है। बैनुल अक़वामी सतह पे हमारी फौज रेट होती है 150 फौजों में 8वें नंबर पे, अपनी बहादुरी, अपनी जुर्रत, अपनी प्रोफेशनलिज्म, अपनी उनकी जो इक्विपमेंट है और उनका जो वैलर है उसके ऊपर। और ये कोई ऐसे मजाक में वो नहीं करते, वरना अगर हमारा जुडिशियल सिस्टम के ऊपर 129वां नंबर है और करप्शन में 135वां, 33 से 135 कर दिया है, तो यहाँ भी वो कर सकते हैं, वो कुव्वतें जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर मैटर करती हैं। लेकिन ये तो दुश्मन ये कहता है कि इसी अदारे को अटैक करो और उसके बनते हैं। तो इसके लिए फिर पीका का जो ये है एलिमेंट, उसमें लोगों को जवाब दे तो होना पड़ेगा, अदरवाइज नोबडी इज सेफ। ना भी आप महफूज हैं, ना हम महफूज हैं, ना अदलिया महफूज है, ना आपके अदारे महफूज है, ना पॉलिटिकल, ना हमारी ख्वातीन पार्लियामेंटेरियंस महफूज हैं। तो आफ्टर ऑल अगर एक इल्जाम लगता है तो उसका प्रूफ तो होना चाहिए ना। और अगर एक फेक न्यूज है तो आपने डमडमे पे सोचे समझे बगैर उड़ा दी कि 278 लोग जो है वो हलाक हो गए डी चौक पे और खून की नदियां। आप देखें कि ये इतना बड़ा इल्जाम है, इससे सिविल वार मुल्क के अंदर शुरू हो सकती है, म्यूटनी हो सकती है। आप इतने इतने दबंग वादे विदाउट एनी प्रूफ कर ले और फिर यू आर नॉट आंसरेबल। तो वो फिर इस तरह की कोई कमिटमेंट वो करता है तो उसका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो वो तो आंसरेबल होगा। लेकिन बाकी आपके पीछे तो कोई पीका का कानून नहीं, मेरे पीछे भी कोई पीका का कानून नहीं। हम सोच के बात करते हैं, किसी को बिलो दी बेल्ट हिट नहीं करते, हर किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करते। सोच के आप वो बात कहते हैं कि ये मेरे ख्याल में ये ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ये एक खामखा की एक खबर चली है जिसकी हम मुजम्मत करते हैं, जो इस तरह भी अल्फाज होते हैं। तो ये मकसद ये है कि अभी ये प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाएंगी और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये एक मुस्लिम लीग नून की जमात के साथ मखसूस नहीं है। इसकी कुछ सनसेट क्लास नहीं है कि ये अभी लगेगा तो जिस दिन इनकी हुकूमत खत्म होगी तो ये पीका हट जाएगा। ये पीका रहेगा और उसके बाद अगली हुकूमतें आएंगी और उसके बाद अगली हुकूमतें आएंगी। ये जो कवानीन और ऑर्डिनेंस बनते हैं ये मुल्की सतह पे बनते हैं ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में इन चीजों को उठा के दूसरों के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। बैरूनी दुश्मन तो यही चाहते हैं कि मुल्क में फसाद हो और ये अपनी इकानमी, मईशत और ये सिक्योरिटी की इश्यूज के ऊपर कंसंट्रेट ना कर सके। सर आपको पता है कि ट्रम्प जैसे जो जाहिर सी बात है, अगर हम डोनाल्ड ट्रम्प की बात करें, वो इस वक्त मजबूत तरीन और डेवलप तरीन जमहूरी मुल्क के सदर के तौर पर आए हैं। और इसमें तो आप यकीनन आप समझते हैं क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को तो आपको अंदाज़ा है इस बात का। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान तो इस एतबार से बहुत पीछे है, लेकिन उन्होंने भी अपने मुल्क में आते ही पहले दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू जो फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल की गई थी बाइडेन साहब के दौर में, उन्होंने उसको रिवोक कर दिया है। और उन्होंने सबको, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपकी बात अपनी जगह जो आप पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं सर, वो बहुत वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हैविंग सेड दैट, यहाँ पे हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है कितनी? हम तो बहुत दफ़ा खुद देखते हैं कि ऐसे हलकों में जो लोग करप्ट हैं मोरली या फाइनेंशियली, वो भी आउट ऑफ नोवेयर अचानक से कोई जर्नलिस्ट बनकर आ जाता है और फिर हम देख रहे होते हैं कि वो बैठा हुआ होता है हलकों के अंदर, वो किसकी पर्ची पर आया, वो कहाँ से आया, तो ये तो सबके सामने होता है। और फिर अब जैसे अभी मैंने आगाज़ में जैसे कहा कि मारूफ एंकर पर्सन है काशिफ अब्बासी साहब, उनको ऑफर कर दिया गया। अब सारा आलम साहब ने उसके हवाले से जो कहा वो भी अभी मैंने सुनवाया। तो इस तरह से तो जो सहाफ़ी हैं जो कि कई सालों से सहाफ़त कर रहे हैं, उनके अंदर
बहुत सारी जगहों पे मिक्सिंग तो इदारे ही हुकूमती कर रहे होते हैं ना, हमारी तो अथॉरिटी नहीं होती है। जब हम देखते हैं कि नए नए आए हुए सोशल मीडिया के या डिजिटल के या यूट्यूब पर या इस तरह के, वो तो हुकूमतों ने ही करना शुरू किया। ये किसके फिर इसका क्रॉस चेक कौन करेगा? जब देखें, अगर हुकूमत तजावज़ करे तो वो भी बात बिल्कुल ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। और हर किसी को आईन और कानून के अंदर रह के करना चाहिए। लेकिन आपने ये देखा कि मीडिया में एक खास ग्रुपिंग है, पता लगता है ये चैनल जो है ये फलाने का फेवर करेगा, ये प्रो गवर्नमेंट है, ये अगेंस्ट गवर्नमेंट ही चलेगा। और जो अगेंस्ट गवर्नमेंट चलने वाले हैं वो आप ऊपर से कोई कुरान का सहीफा भी लेके आ जाए तो वो उसको उल्टा टेंट करके उल्टी सीधी बातों को वो करते रहते हैं। और अगर जो ऐसे जो मीडिया के चैनल्स हैं जो आउट ऑफ द वे भी गवर्नमेंट के ऐसे पॉइंट जिस पे डिस्कशन हो सकती है, जिस पे एनालिसिस हो सकता है, जिस पे काउंटर आर्गुमेंट हो सकती है, उनको भी ठीक करके पेश करते हैं। तो मेरे ख्याल में सहाफत का पेशा एक बड़ा एक रियाजत और इबादत का पेशा है। इसके अंदर भी ईमानदारी के साथ आप खबर को खबर बना के पेश करें, खबर को और तज्जिए को उससे अलग करें। आप अपने तज्जियों को खबर बना के जब पेश करेंगे तो मसाइल होंगे। और फिर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे पास तो कोई मीडिया की एकेडमी तो है नहीं जिसके हाथ में मोबाइल है और पेन में लिया हुआ और खबर बना दी तो उसने कहा मैं इंचार्ज हूँ इसका, और उनको उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, खबर बनाने का नहीं पता, और फिर वो इस तरह की सनसनी खेज। और फिर ये जो अभी लानत यूट्यूब वाली आई है ना, कि आप जितना ज्यादा झूठ बोल के एक अलार्म क्रिएट करेंगे इतनी ज्यादा आपकी पजीराई होगी। और वो कहते हैं जी इतने के और इतने मिलियन उनके फॉलोअर हैं, बिकॉज दैट इज सोल्ड, दैट स्टफ इज सोल्ड। हाँ, वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको ये बताऊं कि मैं अभी पीछे इंग्लैंड गया हुआ था ऑन माई लीव, ऐसे ही बेटी मेरी उधर होती है, और वहां मेरे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया, मैं वहां यूनिवर्सल पीस फेडरेशन में गया, और मैं दुनिया में अमन की बात करता रहा और पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज, किसी पार्टी के खिलाफ मैंने बात नहीं की। लेकिन यहाँ जब लोगों ने देखा कि वो तो कहते थे यार ये बाहर जाके तो ये फौजी भी है और मुस्लिम लीग नून से भी ताल्लुक है, इतनी इतनी गैदरिंग मिल रही है, तो ये इसका कोई काउंटर करो। फौरन इल्जाम लगा जी कि ये जल साहब बाहर गए हैं और ये जाके इमरान खान को वाइस चांसलर बनवाने के लिए कि ये ऑक्सफोर्ड का ना बने। खुदा की कसम मैं हैरान हो गया। और मैंने उनको कहा कि मेरे ख्वाब ख्याल में भी ऐसी बात नहीं कि मैं मुल्क से बाहर आके लीडरों के खिलाफ इस तरह की करूं। और वो यहाँ लाइव टीवी पे, अभी उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बाद में वो इमरान खान का, मैंने उनको बताया कि देखो ये जो वाइस चांसलर बनने का वोटर है वो ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट, पाकिस्तान के कितने लोग ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट है, या बाहर कश्मीर के मीरपुर के लोग, इधर से उधर से सारे वो लोग, वो बेचारे अपने रोजगार में उधर है। कौन सा बंदा है जिसको मैं जाके कहूंगा, या क्या वो अंग्रेज लोग मानेंगे मैं ऑक्सफोर्ड में जाके कहूँ कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो। ये होता है कैरेक्टर असैसिनेशन, कि जी वो भर से हर गटर के अंदर गंदा ऑफिसर निकलेगा, हर का ये इस तरह के इल्जामात। तो आप देखें कि इनको रोकना तो है। आप देखिए चीफ जस्टिस आपके फैज ईसा साहब के लिए वो एक बेकरी में गए, बेकरी का डोनल्ड बना के इधर डोनल्ड इधर उधर, व्हाट इज दिस? ये किसी मुल्क में कभी ऐसे हुआ है? आप देखिए बाहर की दुनिया में कहीं भी आपको मिसाल मिलती है? ये हुल्लड़बाजी और तलंगाबाजी है। और फिर इन चीजों को हाईलाइट करना, और बाहर बैठ के ना जी, अभी तो वो डी चौक के ऊपर जो है ना, डी चौक फतह हो गया, फॉल ऑफ डी चौक इज ए ग्रेट न्यूज, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में फलां हुआ था, अभी फॉल ऑफ डी चौक। वो खुदा के वास्ते पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान की अफवाज को बदनाम करने के लिए, तो वो लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, क्या वो किसी हमदर्दी के मुस्तहिक हैं? जो पाकिस्तान की सलामती पे हमलावर होते हैं। सहाफत भी हर किसी ने करनी है, पेशे के लोग होती है, पॉलिटिक्स भी करनी है, जुडिशरी में भी वो करनी है। जुडिशरी के अंदर भी ये जान के फॉल्ट लाइंस को करते हैं, और थोड़ा अलग डिफरेंस हो तो उसको बढ़ा चढ़ा के फिर पेश करते हैं। हमें अपने मुल्क अजीज है, हमें अल्लाह को जवाबदेह भी होना है। तो खुदा के लिए ना किसी का पूडल बने और ना किसी को आउट ऑफ द वे अपने गरेबान में देखे। वो कहते हैं ना, मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना।
हम लोग जो है हमारी उंगली दूसरे की तरफ होती है और अपने आप को हम बड़े मोतबिर समझते हैं कि जी हमारे जैसा बंदा कोई नहीं। और फिर अब बस ये पाकिस्तान डूब रहा है, अभी तो डिफॉल्ट हो गया, अभी तो सुना दी, अभी ट्रंप आ रहा है वो तो पता नहीं क्या कर देगा। विशफुल थिंकिंग। IMF के पीछे गए, हमने उधर मुजाहरा किया है, वो तो इनको सैंक्शन लगाएंगे, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए ताकि गर्क हो जाए, जो मर्जी हो जाए उधर किया। वो हमने करारदाद मंजूर करा के भी, ये करारदाद मंजूर करने वाली बीबी आप सोचिए, उस मुल्क में अमेरिका से करारदाद कांग्रेस ने मंजूर की जी कि फलाने प्रिजनर को प्रिजनर न रखा जाए, निकाल दिया जाए। ये कि हम ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार। मैंने कहा ये वो मुल्क है ह्यूमन राइट्स का अलमबरदार जिन्होंने गुआंतानामो बे अपनी तरफ से बनाई, जिन्होंने वहां लोगों को नंगे करके कुत्ते छोड़े, पानी में डबो डबो के उनको मारा। और एक एम्बेसडर मुल्ला ज़ईफ जो हमारा इधर से पकड़ के ले गए, 3 साल उसके ऊपर जुल्म किया और फिर उसके बाद कहा कि ये बेगुनाह है। तो आप ये देखिए कि क्या वो इमरान खान साहब की हमदर्दी में कर रहे थे, क्या वो किसी एक जमात के साथ हमदर्दी है? नो, ये मुखालफत पाकिस्तान की है। हमारे लोग उनके हाथों में खेल जाते हैं, पीछे हनूदो यहूद की लाबी होती है और वो करते हैं। खुदा के लिए आगे का सोचे। हमारे दुनिया के अंदर भी कैद मचा हुआ ओवरऑल, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे दुश्मन बिल्कुल आराम नहीं कर रहा इंडिया, और वेस्टर्न बॉर्डर को भी एक प्लेटफॉर्म बना के हमारे खिलाफ टेररिज्म हो रहा है, जहां हमारे जवान बच्चे, फौजी, कप्तान, मेजर, सिपाही, जनरल्स, हर कोई शहीद हो रहा है। तो उधर से आंखें हटाने के लिए लोग जो है वो इनको और वो उनको करते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों का मीडिया में भी यही किरदार होना चाहिए कि हमें अल्लाह को जान देनी है, हम सही इंसाफ की बात करेंगे। आप अपने एनालिसिस देने तो अलग करके दे, खबर के अंदर एनालिसिस अपने को मत मिटाए और एक लोगों को पलूट करें उनके माइंड को कि वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा हो। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मुल्क हमारा है और बनेगा। और ये डूम और ग्लूम का सिनारियो के मर गए कर गए, इस पे कुरान एक वर्स भी है, वला ताहिनू वला तखजनू व अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, कि ना घबराओ ना दिल छोड़ो, फतह आपकी होगी। शर्त यह है कि आपका ईमान मजबूत हो, आप ठीक लोग हों। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि खिरत ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आप अगर मुंह से और कुछ कह रहे हैं और अंदर से मुनाफकत है और आपके अपने काले का है और वही चीजें जो आप गंद करते रहे हैं, पहले फौज को बुलाते रहे हैं, फौज को ये आ जाएंगे हमारा ये करेंगे, हमने तो इनको इनकी लेजिस्लेशन भी करवाते रहे हैं, सब कुछ कर करा के अब अभी आप चीफ को खत लिख रहे हैं कि आप जी आइन की हदूद में रहें। यस, उनको आइन की हदूद में तो जरूर ही रहना है, हर किसी को रहना है, लेकिन आपका तो रिकॉर्ड खराब है ना, तो आपका तो फिर क्रेडिबिलिटी कोई ना हुई कि आपने तो पहले क्या, और आइंदा भी आपको मौका मिलेगा तो आप ऐसे ही करेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अब्दुल कयूम हमारे साथ मौजूद थे, PM अलायंस से। सेंटर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मूव फॉरवर्ड जी, आगे बढ़ेंगे। और मेरे साथ सादिक मेमन साहब MNA पीपल्स पार्टी से और मलिक अहमद खान साहब हैं तहरीक इंसाफ से। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम में, उनकी तरफ भी जाऊँगी। मलिक साहब आपकी तरफ आऊँगी। कैसे देखते हैं आप पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से भी एक तरफ मामला है, दूसरी तरफ खान साहब ने जो है वो हम ये देख रहे हैं कि एक और ख़त लिख दिया है, और ये तीसरा ख़त है जो कि लिखा गया है जिसमें बात हो रही है सारी। आप कैसे देखेंगे और इस ख़त का अब आप समझते हैं कि कितना पॉजिटिव जवाब हो सकता है, और बाकी दो जो ख़त थे क्या उनका पॉजिटिव जवाब आया उस तरह से? जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आप मुझसे मुखातिब हैं? जी जी, मैं खान साहब आपसे ही बात कर रही हूँ, ऑपोजिशन लीडर साहब आपसे बात कर रही हूँ। जी 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 बीबी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात यह है चूंकि जब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है ना जी, तो देखिए खत जो पहला खत लिखा गया है उसमें भी पूरी अक्कासी की गई है। इस खत में भी इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसको पूरी तरह खान साहब ने इस खत में बताया है कि इस मुल्क में इस वक्त ये हो रहा है। देखिए, क्या आप समझती हैं कि 2008 का 2024 का जो 8 फरवरी का इलेक्शन था वो सही इलेक्शन था? क्या उसमें मैंडेट नहीं छीना गया एक ऐसी जमात से जिसके पास मैंडेट था?
और जिसकी सीटें उससे छीन ली गई, क्या उसी साल जनवरी में हमारे से हमारा निशान नहीं छीना गया? और उसके बाद आज दिन तक जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान और खसूसन जो पंजाब में हो रहा है कि एफ.आई.आर और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो हमारे ऊपर खान साहब और उनकी बेगम के ऊपर नाजायज पर्चे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर आर्मी चीफ को खत लिखे जा रहे हैं तो कोई क़यामत आ रही है। एक बच्ची अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए, कब्जा छुड़वाने के लिए खत लिख सकती है, तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं खत लिख सकता? जी ये तो उनकी एक दलेरी है कि वो अपने मुल्क के हालात को इस तरह कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। और डेफिनेटली आप स्टैब्लिशमेंट का किरदार तो कभी भी नहीं इग्नोर कर सकते इस मुल्क से। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। खत लिखा गया है, खत लिखे जा रहे हैं, खत लिखे जाएंगे, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए कि खत क्यों लिखा है जी, खत आर्मी चीफ को क्यों लिखा है। डेफिनेटली स्टैब्लिशमेंट का एक रोल है, इलेक्शंस में रोल उनका होता है, और आज दिन तक 70 से लेके इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है हमेशा के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसी को आगे मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँ, एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि आप लोगों की एक बैठक भी हुई थी जिसमें अपोजिशन की जमातें शामिल थी, और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी थे, उसमें अवाम पाकिस्तान के भी लीडर्स थे, आपके भी थे। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आइंदा मुनसिफाना इलेक्शन की उम्मीद रखना हमाकत होगी, उनको चले जाना चाहिए, मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। आप अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों को लेके जो बैठे हैं, उसके बाद कोई खातिर खा कोई ड्राइव होगी अब पॉलिसी और कोई जो है नैरेटिव जिसको लेके चला जाएगा? देखिए जी, बात ये है कि कामयाबी या नाकामयाबी की बात है, और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपोजिशन की जमातों को ये समझ आ रही है कि ये फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है ये इस वक्त अपने आप को लूज कर चुकी है, और इसको लाने वाले भी समझ चुके हैं कि ये जिंदा सियासी लाशें हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब डेफिनेटली अपनी जमात के सरबराह हैं, उनकी एक इंडिपेंडेंट जमात है। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम जमातों को ये होश आ जाएगा, क्योंकि एक नकारा, देखिए शहबाज शरीफ और उनकी जो ये इधर भतीजी मरियम नवाज बैठी हैं, क्या आप समझती हैं कि वो क्रेडिबल हैं कि वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पे हो? कभी इस तरह भी हुआ है कि चचा और भतीजी को गवर्नमेंट दे दी जाए और पूरा मुल्क दे दिया जाए, आप ले लें और संभालें और जो मर्जी आप करें? और इस तरह नहीं होता, और उसका नतीजा वही निकल रहा है जो कि निकलना था, कि वो हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो आपके भी सामने, हमारे भी सामने। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये आप जो बात कह रही हैं कि मौलाना फजल रहमान नहीं, कल सारी जमातें यही कहेंगी कि नया इलेक्शन, और मैं 26 में इलेक्शन देख रहा हूँ। अच्छा, आप 26 में इलेक्शन देख रहे हैं, ओके। मैं आपकी तरफ आती हूँ। सादिक मेमन साहब, आपको आवाज़ आ रही है? सादिक मेमन साहब, आपको आवाज़ आ रही है? सादिक मेमन साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है? सादिक जी अब आ रही है। सादिक मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। सादिक मेमन साहब, पीपल्स पार्टी क्या देख रही है? मैं पलवशा साहिबा का एक शॉट भी सुनवा चुकी हूँ कि उन्होंने क्या कहा, और फिर शिकवे शिकायत आपको हुकूमत से हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इक़्तिदार का मज़ा तो पूरा भरपूर ले रहे हैं। देखिए, इक़्तिदार का मज़ा, आप, मुझे तो ये बात आपकी जरा समझ नहीं आती, क्योंकि मेरी नहीं, ये तो ऑपोजिशन कह रही है जी। देखिए, वो ऑपोजिशन और हुकूमत भी कह रही है कि आप इक़्तिदार के पूरे भरपूर मजे ले रहे हैं। अभी वो क्या कह गए जी? देखिए, बात सिर्फ ये है, ये सबको पता है कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था नून लीग के साथ, जिसमें हमने इनकी अनकंडीशनल सपोर्ट की हुई है। शराइत सिर्फ ये हैं कि जो भी बात होगी, हुकूमत जो भी काम करेगी अवाम के मुफाद में करेगी, और अवाम के खिलाफ या पाकिस्तान के अवाम को कोई अगर बेनिफिट ना होगा तो उन पॉलिसीज पे हम क्रिटिसाइज करेंगे। सर, पीका ऑर्डिनेंस से फायदा हो रहा है हम सहाफियों को, आप तो उसके खिलाफ थे ना माजी में। देखें, जो ऑर्डिनेंसेस निकले हैं या जो भी, ये सिर्फ पीका ऑर्डिनेंस की बात नहीं है, दूसरे सर बिलावल साहब हमारे साथ बैठे थे असेंबली के बाहर, मुझे याद है।
जी बिल्कुल, मैं वही अर्ज करना, आप जरा बात तो मुझे मुकम्मल करने दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हुकूमत के जो ये फैसले होते हैं जिसमें हमें एतमाद में नहीं लिया जाता या हमसे एडवाइस नहीं ली जाती, उसकी हम पूरी मीडिया पे बिल्कुल सामने उसकी क्रिटिसिज्म भी करते हैं और हुकूमत को ये कहते हैं कि आपका फर्ज है कि अपनी इत्तेहादी जमातों को कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे मुशावरत करके, जैसे ये भी कोई ऑर्डिनेंस हो गया, उसके अलावा आप बजट मेकिंग है, उसके अलावा सूबों के दूसरे मसाइल हैं, जैसे सिंध के हमारे मोटरवेज के इश्यूज हो रहे हैं, फंड्स के मसाइल हैं, उसके साथ साथ जो पानी का बहुत बड़ा एक हॉट इश्यू है जिसमें हमें बिल्कुल मुशावरत नहीं की गई, तो उसमें हम बिल्कुल इन चीज़ों के खिलाफ हैं और हुकूमत को बारहा हमने कहा भी है कि ये चीज़ें आप दुरुस्त करें। इस तरह बगैर मुशावरत के हमारी सपोर्ट को आप ऐसे टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाए, क्योंकि हमारा अपना भी एक मैंडेट है, लोग हमसे भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हम इसी शर्त पे इस हुकूमत की इत्तेहादी बने थे कि आप जो काम करेंगे मुशावरत से करेंगे और यही हमारा मौक़िफ़ है और ये पहले दिन से वही है। हम कोई हुकूमत में शामिल नहीं हैं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, तो ये एक वाज़ेह फ़र्क है। हमारा कोई वजीर यहाँ पे नहीं है, वी आर नॉट एंजॉइंग एनी पर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये नून लीग की हुकूमत है और वो जो भी पर्क्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, हम सिर्फ उनका साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान की जो यहाँ हालात हो गए थे, मईशत की जितनी यहाँ पे बदहाली हो गई थी, उसको बेहतर करने के लिए जो इक़दाम लेने थे, या जो टेररिज्म के इश्यूज हो गए थे उसमें जो इक़दाम लेने थे, उस हवाले से हम इनके साथ थे और अभी हैं उसी हवाले से। और हम चाह ये रहे हैं कि जो भी चीज़ हो उसमें मुशावरत ज़रूर की जाए, बगैर इस तरह बुलडोज करके अगर आप करेंगे चीज़ें, तो ये चीज़ें आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान का पेशखेमा बन सकती हैं। अच्छा, इसी चीज़ में मुझे ये भी बता देना, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पीका ऑर्डिनेंस के तहत ये लाया गया है और आप भी इस वक्त उस तरह से वोकल नज़र नहीं आ रहे हैं। मारूफ एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब को ऑफेयर भी कर दिया गया, क्या कहेंगे आप उस पर? खामोश है ऑफेयर करना, मैं समझता हूँ कि ये कभी भी किसी भी हुकूमत, खासकर जमहूरी हुकूमत में ये करना नामुनासिब है। ये जो टूल्स आप कैमरा को इस्तेमाल करके किसी भी एंकर को, चाहे आप अगर ऑफेयर कर देना, ये एक गलत रिवायत है और इसकी हमेशा हमने मजम्मत भी की है। अभी भी हम ये कहेंगे कि ये चीज़ें इस जमहूरी हुकूमत को जेब नहीं देती। अगर क्रिटिसिज्म होती है तो उसको आपको कंस्ट्रक्टिव वे में लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ जैसे फेक न्यूज़ के बहुत सारे इश्यूज होते हैं या गलत खबरें फैलाई जाती हैं, खासकर सोशल मीडिया पे, जिस तरह की यहाँ पे प्रोपेगेंडा हो जाता है, और खासकर पाकिस्तान की जब तालमियत पे बात होती है या पाकिस्तान के जो दिफा के खिलाफ या आर्मी फोर्सेस के खिलाफ या जुडिशरी के खिलाफ ऐसी फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, तो उनको बिल्कुल तरीके से हैंडल करना चाहिए। लेकिन उसमें सबकी मुशावरत ज़रूरी है, जिसमें हमारी जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन हैं, जो हमारे मीडिया के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अरकान हैं, उनको उनकी मुशावरत शामिल होनी चाहिए। उसमें सियासी जमातों की जो रिजर्वेशंस है उनको भी इसमें मद्देनजर रखना चाहिए। तो ये सारी तो हमारा मौक़िफ़ शुरू से ऐसा ही रहा है, इस चीज़ के तो हम हमेशा खिलाफ रहे हैं। ठीक है, मैं यही सवाल आपसे भी पूछना चाह रही थी मलिक अहमद खान साहब कि ये आपके सामने है, एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी हैं, सीनियर एंकर पर्सन, उनको ऑफेयर कर दिया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये है कि आपको पता है मुस्लिम लीग का जो तरीक़ाकार है, हमेशा से उन्होंने तो आवाज को दबा के ही काम चलाया है। मुझे ये बता दें कि कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसमें मियां नवाज शरीफ जब डिक्टेटर से लेके जब वजीर खजाना बने थे उससे लेके आज दिन तक 88 का इलेक्शन, 85 का इलेक्शन, 90 का इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद सबके सामने, 97 का इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन उन्होंने एक सौदाबाजी के तहत ही आए हैं ना जी। तो ये इलेक्शन भी आप देख लें, तो इस इलेक्शन में भी मैं ये समझता हूँ कि और जो बोलेगा उसका पहले पंजाब में डेफामेशन बिल हो गया, पीका हो गया, ये सारे इन्होंने इसलिए बनाए हैं कि जो बोले उसका आवाज बंद कर दें। और उन्होंने पतन की रिपोर्ट शाया की है, गैर सरकारी तंजीम है, उसने रिपोर्ट दी है, उन्होंने शाया की है। उसमें मेरे नहीं ख्याल कि इनको हौसला करना चाहिए था। अगर इलेक्शन सही हुआ है तो क्या प्रॉब्लम हुई है, मुझे बताएं। कोई इसमें कोई क़यामत आ गई है कि आप ये समझते हैं कि पतन की रिपोर्ट शाया हो गई, अगर उन्होंने उस पर बोल लिया तो उसको काशिफ अब्बासी जैसे सीनियर एंकर को आप ऑफ एयर कर रहे हैं। लेकिन अगर इस किस्म की हरकतें करेंगे तो उनके गले पड़ेंगी ये चीजें। तो मैं नहीं समझता कि इन चीजों से
कोई इनको फायदा पहुंचेगा। मैं तो फिर ये कह रहा हूँ कि चचा भतीजी डिजास्टर हो चुके हैं इस मुल्क के लिए, और ये मेमन साहब बैठे हैं पीपल्स पार्टी के हैं, और इनकी जमात ने तो एक दस्तूर दिया हुआ है, यूनानिमसली वो दस्तूर था 73 वाला, और उस दस्तूर की शक्ल बिगाड़ने में मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा हाथ है, और इनको तो कम से कम उनके इन इकदामात की तो साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनके तो लीडर ने और जिनका जुडिशल मर्डर हुआ उन्होंने ये दस्तूर दिया था, जो 26th अमेंडमेंट पास करके नून ने ये सारा एक जुडिशल कू किया उस वक्त। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैं नहीं समझता कि ये मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज कोई पॉलिटिकल तरीके से कभी भी ये आए हैं। ये हमेशा सौदाबाजी करके आए हैं जी, और फिर जो सौदाबाजी करके आता है तो फिर चीजों को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करता है। ठीक हो गया, जो सौदेबाजी से आता है वो अपनी मर्जी से चीज़ों को चलाने की कोशिश करता है। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली PTI से थे। सादिक मेमन साहब MNA पीपल्स पार्टी से, उससे पहले हम जनरल लेफ्टिनेंट अब्दुल कयूम साहब से बात कर रहे थे, सेंटर साहब से पेमन से। नाजरीन, जो इस वक्त सारी सिचुएशन बनी हुई है पॉलिटिकल, उसमें बेहतरी इसी हवाले से है कि अवाम की जो पसंदीदा चॉइस हो और जिस तरफ अवाम का इंक्लिनेशन हो उसी तरफ जाया जाए। मनमर्जी के फैसले पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कारआमद साबित नहीं हुए, और इस तरह से सहाफ़ियों को ऑफेयर करना, उन पर जबर करना, उन पर तशद्दुद करना या फिर उनको उठा के बंद कर देना, ये सरासर फ्रीडम ऑफ स्पीच की खिलाफ वर्जी है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।